और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पर हैं। सीएम योगी चुनावी दौरे के तहत पीलीभीत पहुंचे। रामा इंटर कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच पर जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने सीएम योगी को बांसुरी भी भेंट की। दरअसल मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। सीएम ने भारत माता की जय के से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पीलीभीत इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ परिश्रम और पुरुषार्थ से सोना उगाने वाले अन्नदाता हैं, तो बांसुरी की मधुर धुन से कन्हैया का स्मरण करने वाले हस्तशिल्प भी हैं। उन्होंने कहा कि पीलीभीत में हर तरफ एक तरफ टाइगर की दहाड़ है, दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर धुन है। सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आपने 2014 के पहले और आज के भारत को देखा है। 2014 से पहले अविश्वास था, अराजकता थी, देश को लेकर कोई सोच नहीं थी और जनता के मन में सरकार के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। स्वामित्व रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे थे तो दुनिया के लोगों के सम्मान देना बंद कर दिया था। किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था। उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या, यहाँ दंगा होता था। कोई कस्बा और जनपद नहीं बचा था जहां के लोगों ने दंगा और कर्फ्यू ना सहा हो। हमारे देश पीलीभीत इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीलीभीत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक और यहां पर अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से तराई के इस क्षेत्र में यहां की उर्वरा भूमि में सोना उगाने का कार्य करने वाले हमारे अन्नदाता, और दूसरी तरफ यहां की बांसुरी की मधुर धुन के साथ कृष्ण कन्हैया का स्मरण कराने वाले यहां के हस्तशिल्पी, इन दोनों का एक अद्भुत संयोग। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए। राज्य पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार सोमवार 1 अप्रैल की रात को बीजापुर जिले के थाना गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। कुछ घंटे बाद मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे कोरचोली के जंगलों में जब सुरक्षा बल पहुंचे तो नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं और कई घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। निषाद नई दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी पर छल करने का आरोप लगाया था और इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी गई है। बता दें कि निषाद बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रहे हैं। मित्रों, आप सभी को मालूम है मुजफ्फरपुर से इनके पिताजी 4 बार कैप्टन जयनारायण निषाद साहब हम लोगों के भी नेता थे। और ईबीसी की आज बात जो शुरू हुई है तो इनके पिताजी से शुरू हुआ था। बिहार के राजनीति में जो रिलेवेंस हुआ ईबीसी का, वो उनकी वजह से हुआ। और लगातार 4 बार के बाद ये 2014 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते। उसके बाद अच्छा कहा आपने कि ये भाजपा में क्यों थे। इनके पिताजी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाफ उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ, लेकिन घुटन में ही रहते थे। बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेता अरुण गोविल ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के समय यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले अरुण गोविल ने अपने समर्थकों का अभिवादन भी किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि जो प्यार और सम्मान मिला है वो बहुत है। बता दें कि अरुण गोविल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ज्वाइन की थी। अरुण गोविल का जन्म मेरठ में हुआ है।
प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति में मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में, जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके, जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा और मेरठ जी ने कहा है कि अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे, उस पे आपका क्या रुख है और किस तरीके से मेरठ में काम करने वाले? उन्होंने आज तक जो कहा है वो पूरा किया है और आई एम श्योर कि ये भी पूरा। और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और हमें जनता से प्रतिक्रिया मिल रही है और इस बार कांग्रेस पार्टी वापस आएगी। और यह बात अब राजस्थान के साथ साथ जोधपुर की जनता भी समझ चुकी है। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देखकर ही जनता हमारे कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देगी और इंडियन अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट भी करेगी और कांग्रेस 5 तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। किसी भी आदमी ने गलत काम किया है उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई अगर होगी प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से, मैं उसको गलत मानता हूं। और जो भी इस प्रकार के प्रकरण में साजिश पूर्ण तरीके से लोग जानबूझ के ऐसा काम करते थे, चाहे कितने बड़े अधिकारी हों, किसी पार्टी से जुड़े हों, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष हो, प्रभावी हो और भविष्य में नौजवानों के जहन में एक विश्वास पैदा हो। इस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार रमन भल्ला ने आज नामांकन किया है। इस दौरान हजारों की तादाद में जनता नामांकन में शामिल हुई। रमन भल्ला ने एक रैली को संबोधित किया और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह दिखाई दिया। जम्मू में नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की लोकसभा कैंडिडेट शिखा बंदराल ने नामांकन पत्र भरा। इस दौरान हजारों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अलग अलग प्रत्याशी लगातार अपना नामांकन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार चुनाव को लेकर हर पार्टी का कार्यकर्ता एक्शन मोड में है। तमाम नामांकन को लेकर जो प्रत्याशियों की तरफ से अलग अलग नामांकन दाखिल किया जा रहा है और शिखा भल्ला ने भी आज नामांकन किया है जम्मू से। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से नामांकन को लेकर जनता उनके साथ है, भारी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, हर पार्टी लगातार एक्शन मोड में है और अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो उनके तरफ से लगातार नामांकन पत्र दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और पतंजलि आयुर्वेदिक के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद एमडी आचार्य बालकृष्ण शीर्ष अदालत पहुंचे और इस दौरान अदालत ने दोनों को फटकार लगाई और कहा कि आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था। साथ ही आदेश दिया कि अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। तो आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक को लेकर सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को भी फटकार लगाई और अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। दरअसल आपको बता दें कि विज्ञापन को लेकर, भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और कहा गया है कि जो माफी मांगी गई है वो स्वीकार करने लायक नहीं है। लेकिन अब 10 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और देखने वाली बात ये होगी कि अगली 10 तारीख को क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो आपको बता दें कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों लोग मौजूद रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों को फटकार लगाई गई है और कहा गया कि जो हलफनामा दायर करना चाहिए था वो हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया, क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है और इसको हल्के में ना लिया जाए, ये चेतावनी भी कोर्ट की तरफ से दी गई है। और कुछ दिन पहले बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगी थी, जिसका भी आज जिक्र कोर्ट में किया गया। राजस्थान के कोटपुतली में आज पीएम मोदी की सार्वजनिक रैली पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा कन्हैयालाल मामले में
हम पर झूठे आरोप लगाए थे। जनता उनकी बातों पर विश्वास करेगी तभी कुछ कहें जब वो हम पर लगाए गए सभी झूठे आरोपों का जवाब दें, अन्यथा लोग सोचेंगे कि चुनाव जीतने के लिए वो जितना संभव हो उतना झूठ बोल सकते हैं। पिछले चुनाव में झूठे आरोप लगाए थे हमारे ऊपर। 5 लाख रुपए दिए हिंदू को और 50 दे दिए मुसलमान को करने वाले केस के अंदर। तमाम झूठे आरोप जो लगाए गए थे ना, वो मालूम करके आए कि उस पर क्या क्या बोले थे वो, उन सब का जवाब देना चाहिए आते ही, तब जाके जनता को विश्वास होगा कि आपकी बातों में कोई दम है। और लोग समझेंगे चुनाव जीतने के लिए आप कितना भी झूठ बोल सकते हो। और बिहार के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हमारी संवाददाता खुशबू ने उनसे खास बातचीत की, जहां उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने के पीछे के कारण बताया। सुनिए ये रिपोर्ट। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर सीट से सांसद अजय निषाद जी, जो 2 बार से बीजेपी के टिकट पे वहां से चुनाव लड़े और जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि आपने बीजेपी का से टिकट कटने की वजह से आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। मैम, पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता और जिसको हराया उसी को पार्टी ने टिकट दे दिया, जबकि उनका कोई भी जो थे और उनका क्लिनिक भी अच्छा खासा रोसड़ा में चलता है, तो उन्होंने कभी जनता के लिए समय नहीं निकाला। मैं पिछले 10 साल से सांसद रहा, लगातार क्षेत्र की जनता से सीधा जुड़ाव रहा। मेरा कार्यकाल में आप पता कर लीजिए, चाहे ये मुजफ्फरपुर ऑफिस हो चाहे यह दिल्ली का ऑफिस हो, कभी किसी जनता के लिए दरवाज़ा बंद नहीं रहा। जो भी इस दरवाजे तक आया, चाहे क्षेत्र का हो चाहे क्षेत्र के बाहर से भी हो, सभी को मैंने मदद किया। इसी कड़ी में मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। शेष नेतृत्व अगर चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी से मैं उम्मीदवार होऊंगा और चुनाव जीत के आऊंगा। सर, तो मतलब ये तो साफ हो गया कि आप टिकट कटने की वजह से ही बीजेपी में को छोड़ के और कांग्रेस में आ रहे हैं। मैम, जो टिकट काटा उसने तो उसको कम से कम मुझे संज्ञान में तो देना चाहिए ना। दूसरी बार के हम सांसद हैं, 4,10,000 वोट से चुनाव जीत के आए हैं और बिना मेरे संज्ञान में दिए हुए अचानक मैं टीवी पर जब लिस्ट आ रहा है तो मैं देखता हूँ कि मेरा नाम कटा हुआ है। सर, चूक कहाँ रह गई जब आप पिछले 10 साल से लगातार? वो बताएंगे ना। वो तो बोलते हैं कि आपका सर्वे बहुत खराब था। तो अभी पिछले दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो 27 सीटिंग विधायक का टिकट उन्होंने सर्वे के आधार पे काट दिया। नतीजा क्या हुआ आपको पता है? 27 का 27 चुनाव वहाँ पे पार्टी हार गई और एक का तो जमानत जब्त हो गया। तो जब जिसका जमानत जब्त हुआ तो वहाँ का सर्वे रिपोर्ट कहाँ है? उसको तो सार्वजनिक करना चाहिए ना उनको। तो सर, आपको कांग्रेस से टिकट मिलना तय है, क्योंकि कल आप राहुल गांधी जी से भी आपकी मुलाकात हुई। पार्टी नेतृत्व तय करती है और उनका अपना ये प्रक्रिया है। वो अगर पूरा करके मौका देगी तो हम चुनाव जीत के दोबारा जरूर आपकी सेवा में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना अजय निषाद जी को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है और पिछले 10 साल से भाजपा से सांसद रह चुके हैं। 2014 2019 के चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की। इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया, जिसकी वजह से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अब देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार इनको मुजफ्फरपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं खुशबू सिंह, टीवी 27 दिल्ली। सिंगरौली में टीवी 27 न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने एएसआई को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि एएसआई का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद टीवी 27 न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और जिसके बाद पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने एएसआई रामजी पांडे को निलंबित कर दिया। और महुआ में संचालित अवैध असला फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बता दें कि रात के अंधेरे में पहाड़ पर जगह बनाकर संचालित हो रही अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा कर पुलिस ने शातिर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बने और अधबने भारी मात्रा में अवैध असला और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं असला बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए, जिसके आधार पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली थी कि 3 लोग हैं, वे अवैध असला की फैक्ट्री करे हुए हैं और इसकी जब इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन पे इनपुट पे जब पुलिस द्वारा दबिश डाली गई तो 3 लोगों को इस तरह की अवैध गतिविधियों में सम्मिलित पाया गया। इनके नाम है राजू विश्वकर्मा, ये हमीरपुर का निवासी है, संतोष ये जनपद महोबा का है और ब्रिज गोपाल ये भी महोबा का है।
बारात पहाड़ी एक क्षेत्र है थाना कोतवाली में, जहाँ पे अंधेरे का फायदा उठा के पहाड़ में बियाबान में ये लोग इस तरह की एक फैक्ट्री कर रहे थे, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बने व अधबने, साथ ही उनको बनाने के उपकरण रिकवर किए गए हैं। इसमें लिस्ट इस प्रकार से है। 2 अदद देसी तमंचे हैं 315 बोर के और 1 तमंचा है 12 बोर का। और वाराणसी में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों की रैली हुई और इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार को देश देख रहा है। पीएम की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ रुकने वाली नहीं है। आप जब 1 जून को मतदान होगा, परिणाम आएगा, जनता का प्रबल आशीर्वाद हमें 14 में 19 में माननीय मोदी जी की अगुवाई में मिला है और वह बहुत ही प्रबल आशीर्वाद मेरे 10 साल का माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और माननीय योगी जी के सहयोग से किए गए कार्यों से जनता प्रसन्न है और आप प्रबल जनमत से आशीर्वाद पाएंगे, हमें मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब ऐशबाग पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब तस्कर को लेकर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 10 पेटी बियर जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 24,000 रुपए बताई जा रही है और इसके साथ ही बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भोपाल शहर में अवैध शराब बेचने वालों पर नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 31 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक मदन सेन नाम का व्यक्ति जो निवासी सागर का है, वो अलग अलग दुकानों से शराब एकत्रित कर रहा है और बेचने के लिए इकट्ठा कर रहा है ये। तो हमने उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा। उसके कब्जे से 120 क्वार्टर बॉटल बियर प्राप्त हुई, जिसकी कीमत तकरीबन 24,000 रुपये है। और साथ में चूंकि इतनी अवैध मात्रा में शराब मिली हुई, तो फिर बोलेरो भी हमने जब्त करी, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए के आसपास में है। और अभी बेचना में कि कहाँ से एकत्रित किया, तो क्या क्या करना है इसका। सर, इसका क्या यही धंधा है, इसके अलावा भी और कुछ काम करता है? अभी इसका आपराधिक रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमारे थाने में तो पहला मामला दर्ज है, लेकिन हम दूसरे जिलों से भी इसकी जानकारी ले रहे हैं कि इसके अपराध कहीं और दर्ज है। जबलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। नड्डा ने पीएम मोदी के आने के बाद जो बदलाव हुए उसको लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाया है। पहले राजनीति जाति, वंश और वोट बैंक की राजनीति या राजनीति पर आधारित होते थे, लेकिन अब बीजेपी विकास की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जवाबदेही की राजनीति के लिए काम करती है। वही विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उनकी राजनीति में विभाजन और विभाजन शामिल है। हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हमें अब इसके साथ समझौता करना है, यानी एक साधारण मानवी के मन में यह बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है और परिस्थिति से समझौता करना यही यथार्थ। लेकिन आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व के बाद आज साधारण मानवी के मन में ये ध्यान में आया है कि नहीं, बदल सकता है, बदला है और आगे बदलेंगे। इस तरीके की परिस्थिति यह आगामी लोकसभा चुनाव में लालू यादव की बेटी रोहिणी के बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी नेता ने तंज कसा। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि एक बेटी जो अब सिंगापुर चली गई है, वो वहां से यहां चुनाव लड़ेगी, इसलिए बिहार की जनता तय करेगी कि किसे लड़ना है, उसके साथ जाए जो बिहार के लिए प्रतिबद्ध है और उसके साथ जो सिंगापुर में काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार का दौरा करेंगे। हम न केवल सभी 40 सीटें जीतेंगे, बल्कि बिहार में ऐतिहासिक जीत देंगे। बता दें कि आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा है। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और बिहार से बात की जाए तो लालू यादव ने अपनी बेटी को
चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है, जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता देख रही है कि वो किसे अपना सांसद चुनेगी और किसे वो वोटों से जिताएगी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।